हेलो मैथहॉलिक्स, वेलकम टू रिवान मैथ अकेडमी। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आप सभी बच्चों की हेल्प के लिए हमने एक बुक बनाई है जिसका नाम है ऑल इन वन एमएससी मैथमेटिक्स। एक किताब पूरी एमएससी समाप्त। एक ही बुक से पूरी की पूरी एमएससी समाप्त हो जाएगी। अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये बुक जो है इस टाइम पर डिजिटल बुक है और इस बुक का प्राइस है 1499 रुपये। और इस बुक में जो टोटल पेजेस हैं वो है 1440 पेज। ठीक है। एंड हमने क्या किया है, जिन 20 सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके ये बुक बनाई है उन 20 के 20 सब्जेक्ट्स को हमने सेपरेट भी अवेलेबल अपनी ऐप पर कराया हुआ है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बाय करना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसका प्राइस जो है हर एक सब्जेक्ट का 99 रुपये है। ठीक है। तो आप बच्चों के कंफर्टेबल जोन के हिसाब से हमने दोनों तरीके से अवेलेबल करा दी है अपनी ऐप पर। और हमारी ऐप का जो लिंक है वो हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाके आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा। आज हम इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में अपना नेक्स्ट एग्जांपल करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है हमारा वही कन्वर्जन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टू इनटू इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, वही इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वाला। बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो इसका जो पैटर्न है सॉल्यूशन का, जो मतलब ये स्टेप्स हैं या सॉल्यूशन है, वो पहले वाले से डिफरेंट है। बट आप यहाँ पे कहोगे बेटा आप मैम आपने तो बोला था कि जब ऐसी सिचुएशन आए तो उन 4 स्टेप्स को फॉलो करके उनकी हेल्प से अपना सॉल्यूशन निकाल लेना। ठीक है, बट ये डिफरेंट टाइप कैसे आ गया? देखो बेटा, मैंने वही बोला था आपको क्वेश्चन उसी से करने हैं। ठीक है बेटा, बट हमें दूसरा मेथड जो है, जो ये डिफरेंट टाइप का मेथड है, ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, डायरेक्ट, जिसमें हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हमें अननोन फंक्शन इक्वल टू नॉन फंक्शन मान रहे थे ना, उसे मानने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बट मैं ये कहना चाहूंगी बेटा, अगर आप एमएससी में हो और एमएससी में ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है, तो आप हमेशा जो है मैक्सिमम जो आपको मेथड यूज करना है वो यही करना है, अननोन फंक्शन के इक्वल मान के उसको सॉल्व करना है। ठीक है, इस डायरेक्ट वाले मेथड में आप मत उलझना। बट आप कहोगे डायरेक्ट वाला मेथड कहाँ यूज करना है, तो बेटा डायरेक्ट वाला मेथड आपको यूज करना है वहां पे जब आपके पास, ध्यान देना बेटा, ये जो है मैं इम्पोर्टेंट चीज बता रही हूँ, जो आपको ये चीज पता चल जाए कि कहाँ पे, मतलब आप अगर अननोन फंक्शन वाले से भी करोगे तो आपका गलत नहीं होगा, वो भी राइट है आपका, और डायरेक्ट वाले से करोगे वो भी राइट है। बट मैं ये कहूंगी कि मैक्सिमम आप इसको यूज करो, अननोन वाले को। ठीक है, डायरेक्ट वाला जो है आपको कहाँ यूज करना वो ध्यान रखना। जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें कन्वर्ट करना हो इंटीग्रल इक्वेशन में, अब तक यही काम करते आ रहे हैं। बट अगर साथ में क्वेश्चन में हमें इसका कन्वर्स भी दे दिया कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने निकाल ली इंटीग्रल इक्वेशन, बट वापस हमें इसका कन्वर्स करना है, कन्वर्सली पार्ट करना है कि जो इंटीग्रल इक्वेशन हमें मिली है उससे वापस हमें क्या लेके आनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो तब आप हमारा यहाँ पे डायरेक्ट वाला मेथड यूज कर लेना। बात समझ आई? इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी आपके पास, अभी हम इससे जो ये वाला क्वेश्चन करा देंगे, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है या उससे अगला क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप का है हमारे पास। ठीक है, कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, उसे हमें कन्वर्ट करना है इंटीग्रल इक्वेशन में, और साथ में जब ये प्रोसीजर पूरा हो जाए उसका कन्वर्स भी बता दिया कि हमें जो इंटीग्रल इक्वेशन मिली है इसको कन्वर्ट करो वापस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो कन्वर्जन वाला जो पोर्शन आ जाए वहां पे आप डायरेक्ट मेथड यूज कर लेना फॉर एमएससी स्टूडेंट। ठीक है, बट मैक्सिमम केस में आप वही यूज करना, क्योंकि आपके सिलेबस में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो अननोन फंक्शन वाले मेथड से किए हुए हैं। डायरेक्ट मेथड का सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन है, और डायरेक्ट मेथड इस टाइप के क्वेश्चंस में ज़्यादा लगाया हुआ है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप ये वाला जो है अननोन फंक्शन का आप सब में यूज़ करना, जब भी आपके पास ये वाली सिचुएशन आ जाए तो यही यूज़ करना। बट अगर ये दोनों एक साथ आ जाए तो डायरेक्ट मेथड
मेथड यूज करना, आना आपको दोनों चाहिए, ठीक है। और रही आंसर की बात, अगर आप कहोगे, आप बाद में जाके देखो कि इस वाले से और इससे आंसर चेंज आ रहा है, हाँ बेटा आंसर चेंज आएगा, बट आंसर दोनों सही होंगे आपके। तो उस चीज से नहीं घबराना कि हमारा आंसर चेंज आ रहा है तो हम क्या करें, नहीं, आंसर वो भी, ये वाला भी राइट होगा और ये वाला भी राइट होगा जो डायरेक्ट मेथड से करेंगे। एंड एक चीज और बेटा, अगर आप CSIR नेट में ये वाला टॉपिक देख रहे हो, तो CSIR नेट में जब हमारे पास क्वेश्चन आता है, CSIR नेट में जब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, तो उस टाइम पे हमारे पास जब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट वाले मेथड से उसका आंसर दिया होता है, और कभी कभी अननोन फंक्शन वाले से उसका आंसर दिया होता है, अननोन वाले से, ठीक है। तो वहां पे हमें देखना होता है, चेक करना होता है कि डायरेक्ट से दिया हुआ कि अननोन से, मतलब वहां पे हमें दोनों से करके देखना होता है कि बाय चांस मैंने अननोन से निकाला और जो ऑप्शन मेरे पास दिए हुए हैं उनसे मैच ना करे, या डायरेक्ट निकाला तो उनसे मैच ना करे, तो दोनों ही देखने पड़ते हैं, है ना। और मैक्सिमम वहाँ पे डायरेक्ट वाला आई थिंक ज़्यादा यूज होता है, बट जो सा मैंने कह रही हूँ कि दोनों ही आने चाहिए आपको अकॉर्डिंग टू CSI, ठीक है। आंसर अलग अलग आ जाते हैं तो आपको दोनों ही आने चाहिए, ठीक है। तो MSc में हमें सारे के सारे क्वेश्चन इसी से करने हैं, जो वो 4 स्टेप्स है। डायरेक्ट मेथड जो यूज करना है हमें यहाँ पे लगाना है, ओके बेटा। तो आई होप ये चीज यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो चीज मैंने बतानी थी वो मैंने बता दी। अब आज का जो एग्जाम्पल है वो देखो, एग्जाम्पल, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू एन इंटीग्रल इक्वेशन। वही प्रॉब्लम है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको कन्वर्ट करना है इंटीग्रल इक्वेशन में, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और साथ में यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस गिवन है, आप चेक भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे y ऑफ x, y डैश ऑफ x, ठीक है। x की सेम वैल्यू पे, x की वैल्यू यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो x की सेम वैल्यू पे y और उसके डेरिवेटिव का गिवन होना इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो वही चीज है, बट यहाँ पे हम अननोन फंक्शन वाले की इक्वल टू अननोन फंक्शन मान के कर सकते थे, बट यहाँ पे डायरेक्ट मेथड को कराया गया है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड भी आना चाहिए, पता नहीं कब कहाँ जरूरत पड़ जाए, बट मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी से करने हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड कहाँ यूज करना है मैंने आपको बता दिया। अब देखो इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं कि डायरेक्ट मेथड में हम करते क्या है। सबसे पहले हेयर द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन, दिस जो गिवन इंटीग्रल इक्वेशन है हम सबसे पहले वो लिख लेंगे। हमारे पास जो इनिशियल कंडीशंस है वो लिख ली हमने, y ऑफ 0 इक्वल टू 1, y डैश ऑफ 0 इक्वल टू 0, और ये हमारे पास आ गई यहाँ पे यहाँ पे इंटीग्रल इक्वेशन नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। दिस इज द मिस्टेक, गिवन differential equation, sorry beta, here the given differential equation is, initial condition is, but हमारा टारगेट क्या है, टारगेट बताओ। टारगेट है यहाँ पे हमें फाइंड करना इंटीग्रल इक्वेशन। अब देखो इंटीग्रल इक्वेशन फाइंड करना है तो इंटीग्रल इक्वेशन में हमारे पास क्या यूज होता है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रल साइन आना चाहिए, इंटीग्रेशन यूज होना चाहिए, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन ही करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ही यहाँ पे हम करेंगे, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, इंटीग्रल इक्वेशन हमें फाइंड करनी है जो हमारा टारगेट है। तो उसके लिए वहाँ पे क्या आता है, इंटीग्रेशन का साइन आता है, इंटीग्रल साइन आता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी। दिस इज द सिंपल, ओके। अब देखो यहाँ तक, अगर मैं यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को देखो, सबसे पहले जो डायरेक्ट मेथड में आपको काम करना है, डायरेक्ट मेथड के भी थोड़े से स्टेप्स हैं पर उसको ध्यान देना। सबसे पहले जो भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होगी, जैसे मेरे पास ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस, ठीक है। तो सबसे पहला आपको जो काम करना है वो ये करना है कि जो मेरे पास ये डेरिवेटिव वाला पोर्शन है इसी को एक साइड रखना है, और इसके अपोजिट वाला जो है, मतलब जिसमें डेरिवेटिव वाला पोर्शन नहीं है, उनको हमें एक साइड ले जाना, ठीक है बेटा। अब यहाँ से जो ये पोर्शन आया, यहाँ से हम करना शुरू करेंगे इंटीग्रेशन। बात समझ आ गई,
यहाँ से। तो वही चीज यहाँ पे किया हुआ है। सबसे पहला स्टेप आपको यही रखना है कि जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन होगी उसमें डेरिवेटिव वाला पोर्शन एक साइड और विदाउट डेरिवेटिव वाला एक साइड। ठीक है, अब जब मैं इंटीग्रेशन करूंगी, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, यहाँ पे ये भी थोड़ा सा मिसिंग किया हुआ है। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड, एफ ऑफ एक्स माइनस के लैम्डा वाई ऑफ एक्स। ठीक है, अब जब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ थर्ड, इसके दोनों साइड हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। कहाँ से, 0 to x। अब देखो और सारा पैटर्न वही रहेगा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेशन करनी है हमें, इधर भी करनी है और इधर भी करनी है। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इतना तो क्लियर है। कहाँ से कर रहे हैं, 0 to x। हम a to x करते थे। ठीक है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0, तो इसीलिए हमने 0 to x किया है। ठीक है बेटा, 0 to x। और यहाँ पे मेरे पास इसकी दोनों साइड करने, तो यहाँ पे y डबल डैश x और यहाँ पे है मेरे पास f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस के लैम्डा y ऑफ x। ठीक है, 0 to x f ऑफ x माइनस लैम्डा y ऑफ x dx। तो ये वाला एज इट इज दिस। यहाँ तक पोर्शन समझ आ गया आपको। ठीक है, अब देखो सिंपल सी चीज है, मैंने आपको वहां पे भी ये चीज बताया था। अगर मेरे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, इसका मैं एक बार इंटीग्रेशन करूंगी तो एक कम हो जाता है। ठीक है, और कैसे कम होता है ये भी चीज मैंने आपको समझाई हुई है। तो देखो यहाँ पे हम इस तरीके से करते थे कि मेरे पास ये ऐसे होता था, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हम क्या करते थे बेटा, यहाँ पे इसको लिख लेते थे इस तरीके से, और यहाँ पे dy अपॉन dx और यहाँ पे dx, दिस इज है ना। तो यहाँ पे मेरे पास रिमेनिंग बचता था दिस। तो इसका क्या होता था इंटीग्रेशन, साथ वाला, तो मेरे पास इसका dy अपॉन dx ही आ जाता था। ठीक है, तो सिंपल सा देखो ये वाला प्रोसीजर हमने अब तक हम सारे क्वेश्चंस में करते आए। तो यहाँ पे डायरेक्ट देखो, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर था, जब मैंने इसका इंटीग्रेशन किया तो एक कम हो गया ना, तो डायरेक्ट इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, कि एक कम हो जाता है। ओके बेटा, तो यहाँ से मेरे पास y डबल डैश x है, जब मैं इसका एक बार इंटीग्रेशन करूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y डैश x। ठीक है, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करने वाला फंडा है। ठीक है बेटा, और इसको इस तरीके से y डैश से। तो मेरे पास जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो एक बार इंटीग्रेशन करूंगी तो मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रह जाएगा dy अपॉन dx, मतलब y डैश। क्लियर, ओके। तरीका भी बता दिया कि किस तरीके से आता है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने बोल दिया कि एक कम हो जाएगा, एक कम कैसे होता है, कैसे आंसर आता है वो भी बता दिया। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा दिस, और यहाँ पे मेरे पास लिमिट्स एज इट इज। ओके, ये वाला पूरा पोर्शन एज इट इज, तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इसका इंटीग्रेशन एक कम। ठीक है, और ये पूरा का पूरा पोर्शन एज इट इज। ओके बेटा, क्लियर। अब हम यहाँ पे चलेंगे जो हमारा है करा हुआ है हमने। अब देखो यहां तक हो गया बेटा। अब देखो इसके बाद क्या काम होता है हमारा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह x और x की जगह 0। ठीक है, फिर इससे अगले स्टेप में देखो ये यहाँ पे मेरे पास माइनस में है, तो इधर जाएगा तो ये प्लस में। ठीक है, ये पूरा का पूरा पोर्शन एज इट इज, एफ ऑफ एक्स माइनस लैम्डा वाई ऑफ एक्स डी एक्स, ये इधर माइनस में इधर आके प्लस में। अब मेरे पास देखो वाई डैश ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, मेरे पास वैल्यू है 0, तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी बेटा 0। ठीक है, अब किसी भी चीज में 0 करेंगे तो वो वही चीज आ जाएगी। ठीक है, हटा दिया। ओके, तो y डैश x इक्वल टू आगे मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास चल रहा था बेटा y डैश x, तो y डैश x इक्वल टू आगे मेरे पास इंटीग्रेशन 0 से x f ऑफ x माइनस के लैम्डा y ऑफ x dx। ठीक है, बात समझ आ गई बेटा। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर मेरे पास 4। ये इक्वेशन नंबर 4 होगी, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 हमने इसको मान लिया। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है बेटा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ से
ये मेरे पास ये वाली नहीं, ये तो हमने कंडीशन यूज करी है, इसकी वैल्यू क्या है 0, तो 0 रखेंगे, वो चीज यहाँ पे बताइए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 है ये वाली, इसको माना है इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब देखो इक्वेशन नंबर जो मेरे पास 4 आ गई, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर जो 4 मेरे पास निकल के आई। अभी देखो मेरे पास y डैश x है, पहले y डबल डैश x था, एक बार इंटीग्रेशन करिए आ गया, फिर एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे, लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा y ऑफ x। बात समझ आ गई? यहाँ से हमें डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, ऐसा नहीं कि पहले हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का नॉन फंक्शन के इक्वल करें, फिर उनकी वैल्यूज निकालें, फिर पुट करें, है ना, वो चीज नहीं है। यहाँ पे क्या है, मुझे पता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो एक बार निकालूंगी तो मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, एक बार निकालूंगी तो मेरे पास y ऑफ x, जो मुझे वैल्यू निकालनी वो निकल के मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, ओके, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड दिस किसके रिस्पेक्ट में करनी है, देखो x के रिस्पेक्ट में, कहाँ से 0 टू x, तो मेरे पास ये आई है, तो मैंने वही चीज किया, तो इंटीग्रेशन 0 टू x y डैश x dx, इंटीग्रेशन करनी है x के रिस्पेक्ट में करनी है, इंटीग्रेशन करनी है x के रिस्पेक्ट में करनी है, और किसकी करनी है, दोनों साइड करनी है। अब देखो यहाँ पे मैंने ये चीज लिख दी, ये कैसे लिखी वो चीज समझो बेटा, ये वाली जो पोर्शन आया है। ठीक है बेटा, तो अब ये बताते हैं ये कैसे आया। ठीक है, देखो जब हमने इक्वेशन नंबर 4 का दोनों साइड इंटीग्रेशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, इतना काम किया। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक बेटा, 0 से x तक, 0 से x तक। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है y डैश x, और यहाँ पर ऑलरेडी जो बैठा हुआ है, ऑलरेडी पूरा का पूरा सिस्टम बैठा हुआ है यहाँ पे, देखो 0 टू x, थोड़ा सा ऊपर कर लो एक ना, यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास, ब्रैकेट में ही लेंगे इसको हम, ब्रैकेट में इंटीग्रेशन 0 टू x, फिर यहाँ पे ब्रैकेट है f ऑफ x माइनस के लैम्डा y ऑफ x, और यहाँ से दिस, ये इसका बंद किया है मैंने, दिस है ना, इस वाले पोर्शन का, और ये यहाँ पर dx, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट। बात समझ आए? देखो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पे y डैश x एज इट इज बैठा हुआ, ये पूरा का पूरा पोर्शन मेरे को अंदर लिखना है, तो मैंने ब्रैकेट लगाया और ये पूरा का पूरा पोर्शन लिख दिया, इंटीग्रेशन 0 टू x f ऑफ x माइनस लैम्डा y ऑफ x और dx। अब देखो अगर मैं इस ये वाला पोर्शन कैसे लिखा वो चीज बता रही हूँ, एक इंटीग्रेशन बाहर एक अंदर। ठीक है, ब्रैकेट में जो ये चीज है, फंक्शन है जो मेरे पास, ये एज इट इज, एक dx ये और एक ये, दो हो गए। अब देखो बेटा मैंने जब आपको बताया था कन्वर्जन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल इनटू सिंगल इंटीग्रल, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि मेरे पास ये कितनी बार भी आए, जब ऐसा दिखाई दे जाए तो सिर्फ आपको लिखना है 1 टाइम। अब ये वाला पूरा पोर्शन एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास f ऑफ x होता था, ठीक है, तो उसकी जगह अब ये है, तो ये मेरे पास पूरा का पूरा पोर्शन बेटा एज इट इज, क्लियर। और जो यहाँ पे dx कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो ये इसके ऊपर, तो वही चीज यहाँ पे हमने किया है, दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू x f ऑफ x माइनस लैम्डा y ऑफ x और दिस। ओके बेटा, बात समझ आ गई? ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे हमारे पास, अब देखो यहाँ पे क्या था, y डैश x था मेरे पास, y डबल डैश x का जब मैंने एक बार इंटीग्रेशन किया तो इससे एक कम, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बच जाएगा, यहाँ पे एक बार और इंटीग्रेशन करूंगी तो मेरे पास y है, सॉरी y, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, एक बार और करूंगी तो y आ जाएगा। अब कैसे आएगा, मतलब ये चीज यहाँ पे ध्यान रखो कि एक कम हो जाता है, अब कैसे आता है वो चीज मैंने आपको पहले ही जो अननोन फंक्शन वाला इक्वल टू मान के हमने कराया था उसमें मैंने बताया हुआ भी है कि अगर ये है y डैश है ना,
तो इसको हम dy अपॉन dx लिख सकते हैं और ये dx यहाँ पे एज इट इज है, इससे ये कैंसिल, तो इंटीग्रेशन dy, ठीक है, इसके साथ वाला तो मेरे पास आ जाएगा y इसकी इंटीग्रेशन। तो वही चीज मैं यहाँ पे कह रही हूँ, ठीक है। तो वो तरीका क्या है वो चीज मैंने आपको बताई हुई है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये एक कम हो जाता है, एक कम होके बचेगा ही नहीं कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास उसका इंटीग्रेशन आ गया y ऑफ x, लिमिट है ना 0 to x, एंड इंटीग्रेशन f ऑफ x माइनस लैम्डा, और यहाँ पे ये ऐसे, ये पूरा का पूरा एज इट इज पोर्शन, इंटीग्रेशन 0 to x f of x माइनस लैम्डा y ऑफ x दिस, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या काम होता है हमारे पास, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा, यहाँ से जो लाइन आएगी वो आएगी अपर लिमिट x की जगह एक्सपोर्ट किया माइनस के लोअर लिमिट, और ये पूरा का पूरा पोर्शन एज इट इज, ठीक है। अब देखो ये इधर माइनस में है तो इधर जब जाएगा ये प्लस में आ जाएगा, तो y ऑफ x इक्वल टू y ऑफ 0 और पूरा का पूरा ये एज इट इज f ऑफ x माइनस के लैम्डा y ऑफ x एज इट इज। बात समझ आ गई बेटा, क्लियर, ठीक है। अब इसकी y ऑफ 0 की वैल्यू क्या है मेरे पास, अपनी कंडीशंस में जाके देख लो, जो इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, इसकी जगह रख देंगे 1, ठीक है, और ये मेरे पास था ही। अब देखो एक चीज ध्यान देना बेटा, हम उस वाले में भी करते थे जो हमारा अननोन फंक्शन वाला था ना, उसमें भी हम यही चीज करते थे कि जब मेरे पास y ऑफ x इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन आ गया, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास फंक्शन आ गया f ऑफ y का ले यहाँ पे f ऑफ x और dx, इस तरीके से आ गया। बट मुझे ये चीज पता है जब भी हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाए तो इंटीग्रल साइन के अंदर जो अननोन फंक्शन बैठा हो वो मुझे इस तरीके का दिखना चाहिए, पर दिख इस तरीके का रहा है, तो वहां पे हम क्या करते थे, वेरिएबल को चेंज करते थे। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा, वेरिएबल को चेंज करेंगे। तो जब मैंने यहाँ पे देखा, उससे पहले कहीं चेंज नहीं करेंगे, लास्ट में आके चेंज करना है वेरिएबल को। तो यहाँ पे आके मैंने देखा तो इंटीग्रल देखो y ऑफ x इक्वल टू निकल के आ गया मेरे पास, पर इंटीग्रल साइन के अंदर अननोन फंक्शन जो बैठा हुआ है, ये जो बैठा हुआ है ये f ऑफ x माइनस लैम्डा y ऑफ x इस टाइप का बैठा हुआ है, मुझे चाहिए t की फॉर्म में, तो मैं क्या करूंगी, वेरिएबल को चेंज कर दूंगी। अब मुझे पता है इंटीग्रेशन में वेरिएबल को चेंज करने पर उसकी वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम यहाँ पे ये चीज एज इट इज, तो यहाँ पे x की जगह t, x की जगह t और x की जगह t, तो हमने वेरिएबल चेंज कर दिया। हमें ये पता है कि इंटीग्रल साइन के अंदर जो नॉन फंक्शन है ना, मतलब जो यहाँ पे बैठा रहेगा फंक्शन, चाहे वो f ऑफ t हो, u ऑफ t हो, है ना, या y ऑफ t हो, मतलब इस टाइप का बैठा होना चाहिए हमारे पास, ना तो f ऑफ x, ना u ऑफ x, ना y ऑफ x। अगर ऐसा दिखाई दे जाता है तो इसको हटा के हमें ऐसा लेके आना है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा दिख रहा था हमें, और मुझे पता है इंटीग्रल साइन के अंदर ऐसा दिखना चाहिए, तो ऐसा कर दिया हमने। ये एज इट इज मेरे पास y ऑफ x एज इट इज चल रहा है, y ऑफ x एज इट इज चल रहा है, ठीक है। अब देखो मल्टीपल इंटीग्रल है, ये मल्टीपल इंटीग्रल ही तो है, तो इसको चेंज करने का तरीका क्या होता है, मेरे पास जब भी मल्टीपल इंटीग्रल होता है, जैसे मेरे पास यहाँ पे आ गया u ऑफ t और यहाँ पे dt की पावर अगर n है ना, तो मेरे पास चेंज करने का तरीका यही होता है कि ये वाला पोर्शन भी एज इट इज, यहाँ पे a से x होता है, ठीक है, a से x, ये वाला पोर्शन भी एज इट इज, u ऑफ t जो यहाँ पे फंक्शन होता है वो भी एज इट इज और dt भी एज इट इज। बस इस n के लिए एक फैक्टर यहाँ पे आता है x माइनस के t, और इसकी पावर में इससे एक कम और जो पावर में उसी का फैक्टोरियल, तो वही प्रोसीजर हम यहाँ पे अपनाएंगे, ठीक है बेटा, यही प्रोसीजर हम यहाँ पे अपनाएंगे। देखो मेरे पास यहाँ पे 0 to x, u ऑफ t जो यहाँ पे फंक्शन था, इसकी जगह मेरे पास ये पूरा का पूरा फंक्शन, तो f ऑफ t माइनस के लैम्डा y ऑफ t और दिस, और यहाँ पे तो अब मेरे को क्या करना, 0 to x एज इट इज, यहाँ पे f ऑफ t माइनस के लैम्डा y ऑफ t ये एज इट इज, dt एज इट इज।
अब इस टू के लिए मेरे पास यहाँ पे एक फैक्टर आएगा x माइनस के t, और इसकी पावर में इस 2 में से एक कम, और जो पावर में है उसी का फैक्टोरियल। बात समझ आ गई बेटा? ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो 2 में से 1 गया, मेरे पास कितना बचेगा बेटा? x माइनस के t 1, ठीक है, और 1 फैक्टोरियल, और ये वाला पोर्शन मेरे पास f ऑफ t माइनस के लैम्डा y ऑफ t और dt, ये एज इट इज। अब देखो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू जो मेरे पास होती है वो 1 होती है, तो अगर मैं इसके नीचे यहाँ से हटा के मैं ये लिख दूँ 1, किसी के नीचे 1 है तो उसको सिंपल ऐसे लिख दे, तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। y ऑफ x एज इट इज, इंटीग्रेशन 0 टू x माइनस के t f ऑफ t माइनस के लैम्डा y ऑफ t dt। ठीक है बेटा, तो ये चीज है विच इज रिक्वायर्ड इंटीग्रल इक्वेशन। देखो वहां पे क्या होता था, जो हमारा पहला मेथड था, ठीक है, अननोन फंक्शन वाला जो था, उसमें क्या करते थे, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता था बेटा उसको इक्वल टू मानते थे नॉन फंक्शन, फिर उसी की हम इंटीग्रेशन करते चल जाते थे कि अगर हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसका एक बार किया फिर एक बार किया, तब तक करते रहते थे जब तक कि डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ओवर ना हो जाए, फिर उठा के वैल्यू पुट करते थे, वो तो उसका पैटर्न है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहला जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है उसमें डेरिवेटिव वाला पोर्शन अलग, विदाउट डेरिवेटिव वाला अलग, फिर हम डायरेक्ट ही इंटीग्रेशन करते चले जाएंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास निकल के आ गया ये इससे कैसे आया ये चीज भी मैंने बता दी, क्योंकि वहां पे मैंने इसका बताया हुआ पूरा पैटर्न यहाँ पे बता दिया। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब एक कम हो जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू निकलने के बाद यहाँ फिर भी डेरिवेटिव आ रहा है और इंटीग्रल साइन तो आ गया हमारे पास, ये तो आ गया इंटीग्रेशन वाला, पर डेरिवेटिव अब भी है, तो इसका एक बार और करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से एक बार और करेंगे। ठीक है बेटा, मैंने एक बार और किया तो मुझे पता फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक बार इंटीग्रेशन और करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मेरे पास आ गया दिस, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और ये आ गया। अब ये चीज प्रोसीजर तो हमें पता ही है कि अगर मेरे पास इसके अंदर ऐसे मतलब ये फंक्शन बैठा दिस और मेरे पास आंसर निकल के आ चुका है तो मुझे इस टाइप का नहीं चाहिए, मुझे मतलब यहाँ पे वेरिएबल जो टी टाइप का चाहिए। ठीक है, तो मैंने टी में चेंज कर दिया, अब मुझे इसका फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर आ गया। अब आप ध्यान देना कि जब हमने उस वाले मेथड से किया था तो हमारे आंसर में आता था u ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पे कोई फंक्शन आता था प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पे आता था u ऑफ t dt, जब अननोन फंक्शन हम मानते थे। ठीक है, बट यहाँ पे जब हमने डायरेक्ट किया तो जो हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन में है y डबल डैश y ऑफ x ये है, तो हमारे पास लास्ट में जो आंसर आएगा वो इक्वल टू आएगा बेटा यहाँ पे y ऑफ x, उसी का ही चलेगा, अगर y में दी हुई है तो y के में ही आएगा, y ऑफ x इक्वल टू यहाँ पे प्लस कोई फंक्शन है और इंटीग्रेशन f ऑफ t और dt। ठीक है, y ऑफ x, ठीक है, और ये चीज एज टी y ऑफ t और है ना, ये आ गया ना यहाँ पे, और dt, y आएगा f नहीं y ऑफ t। क्लियर, तो यहाँ पे u ऑफ x था तो u ऑफ t, वहाँ y ऑफ x है तो y ऑफ t, सिर्फ इतना थोड़ा सा डिफरेंस आता है, क्योंकि इसमें हम कुछ मान के चलते तो उसी हिसाब से आती है, इसमें हम क्या है जो है हमारे पास उसी को लेके चल रहे, तो सिंपल सा एक बार डेरिवेट इसका यहाँ पे एक बार इंटीग्रेशन करूंगी आएगा, एक बार इंटीग्रेशन करूंगी फाइनल हमें ये आंसर मिल जाएगा, तो हमारे पास उसी फॉर्म में आएगा y ऑफ x इक्वल टू दिस। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी बेटा। ये वाला जो डायरेक्ट मेथड है, दिस इज द डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अननोन फंक्शन वाला आपको, क्योंकि आपके मैक्सिमम सिलेबस में क्वेश्चंस जो है अननोन फंक्शन से कर दिए हुए हैं तो आपको उसी से करना है। ये वाला जो डायरेक्ट मेथड है ये आपको यूज करना है जब आपके पास कन्वर्सली में दोनों पार्ट है, डिफरेंशियल से इंटीग्रल, इंटीग्रल से डिफरेंशियल। ठीक है बेटा, और ये चीज मैंने बता दिया कि आपको करना किस तरीके से, क्या पैटर्न है। सिंपल सा पहला स्टेप जो है, पहला स्टेप ये होगा कि हमारे पास जो ये लिखी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन, डेरिवेटिव वाला अलग, विदाउट डेरिवेटिव वाला अलग, फिर इसको हम तब तक इंटीग्रेट करेंगे
जब तक कि हमारे पास लास्ट में y ऑफ x ना आ जाए, मतलब वो डेरिवेटिव वाला पोर्शन खत्म ना हो जाए। तो इसका एक बार किया तो मेरे पास ये निकल के आ गया। फिर इसी से डायरेक्ट इसका करेंगे तो मेरे पास ये निकल के आ जाएगा। और जो वेरिएबल हमें चेंज करना है वो लास्ट में ही आके चेंज करना है, ठीक है, और आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए बेटा थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारे वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको उनकी नीड है।